उसके दो पार्ट्स थे, एज अ कम्युलेटिव वो दोनों एक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट पार्ट वाज द ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड सेकंड वाज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो दो अलग अलग वेव्स हैं, लेकिन अगर हम उनको एज अ कंपोजिट देखें, एज अ कम्युलेटिव दोनों का बिहेवियर देखें, तो फर्स्ट वेव्स के अंदर ट्रांजिएंट जो है वो स्लोली ड्रॉप होता है, फिर जो है वो सडन ड्रॉप होता है, उसके बाद वेव्स जो है वो आपकी स्लोली प्रोपेगेट होती है। इस केस को जो है वो हम एज अ ट्रांजिएंट रिस्पांस कंसीडर करते हैं, और उसके बाद ये वेव जो है वो एक सर्टेन स्टेज के बाद ये एक यूनिफॉर्मली मूव कर रही होती हैं। इस फेज को हम जो है वो एज अ स्टेडी स्टेट फेज कंसीडर करते हैं। तो ये एक कम्युलेटिव, देयरफॉर द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशंस विल बी द सम ऑफ ट्रांजिएंट एंड द स्टेडी स्टेट्स के सम ओवरऑल जो है वो कम्युलेटिव हमारा इस तरह से जनरेट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर, लेट सपोज आई एम कंसीडरिंग एज अ डैम्पिंग रेशियो 1। अगर हम डैम्पिंग रेशियो 1 कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक नॉन डायमेंशनल एम्पलीट्यूड स्ट्रेसेस हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक डैम्पिंग का रेशियो है ओवरऑल। अगर हम डैम्पिंग का रेशियो कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो 0.1 का जो कर्व है वो बेसिकली आपका इस तरह से जनरेट होता है, ये कर्व, ये एक रिस्पॉन्स था। अगर डैम्पिंग रेशियो हमारा लेस हो जाता है, जैसे हम 0 पे पहुंचते हैं, तो इसकी यहाँ पे जो पीक एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम इंक्रीज हो जाती है। अगर आप डैम्पिंग रेशियो को बढ़ा देते हैं, 0.2 कर देते हैं, तो यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो जो है वो अगेन ड्रॉप हो जाता है। और अगर डैम्पिंग रेशियो आप 1 कंसीडर करते हैं तो लाइक अ सिमिलर एक स्मूथ लाइन जनरेट होती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब इस केस के अंदर हम जो क्रिटिकल कंडीशन कंसीडर करते हैं वो यहाँ पे, अगर आपका जो डैम्पिंग रेशियो या आपका जो रेशियो ओवरऑल 1 के ऊपर आप नोट करते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। नोटिस दैट एट लो वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग, अगर लो वैल्यूज हैं डैम्पिंग की, तो आपकी जो नॉन डायमेंशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी रेशियो इक्वल्स टू 1। अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो इक्वल, यहाँ पे आपकी डैम्पिंग रेशियो 1 हो जाती है और फ्रीक्वेंसी रेशियो इक्वल्स टू 1 हो जाती है, इस केस के अंदर हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं एज अ रेजोनेंस पॉइंट, विच टिपिकली इंजीनियर्स अवॉइड एट द साइड, कि हमने रेजोनेंस पॉइंट को अवॉइड करना है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इन पॉइंट्स के अंदर कहीं प्ले करे, ताकि जो है वो हमें एक सेफर साइड मिल जाए, जहाँ पे हमारे पास जो है वो मार्जिन बहुत कम रह जाता है, जिसकी वजह से अगर स्ट्रेसेस या एक फ्रीक्वेंसीज वगैरह एक शार्प फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, उस केस के अंदर आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर सकता है। तो इस वजह से जो है वो हमने अपर रीजन्स के अंदर या अपर लिमिट्स के अंदर प्ले करना होता है। So the damped system here again, so the dynamic magnification factor was introduced, कि अगर हमारे पास इस तरह का रेजोनेंस का फैक्टर आ जाता है तो उस केस के अंदर जो है वो डायनामिक मैग्निफिकेशन का फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, which can be calculated by using the graph. In addition, we have several equations and formulas suggested to estimate the various required parameters, can also be further explained during the डिज़ाइन एग्जाम्पल्स, कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस की बल्क क्वांटिटी में इक्वेशंस हैं। अगर हम उनको डिस्कस करने पे आए, बहुत सारे वैरायटी ऑफ इक्वेशंस हैं, तो हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। जो हमने इक्वेशंस हमने यूज़ करनी है हमारे डिज़ाइन एग्जाम्पल्स के अंदर, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ही डिज़ाइन एग्जाम्पल के अंदर वो इक्वेशन आएगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। So the ratio of steady state amplitude to the static deflection basically is known as a dynamic magnification factor, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एज d. d is equals to u over UST. u basically is the steady state amplitude एंड जो है वो हमारा स्टैटिक डिफ्लेक्शन जो है वो UST से रिप्रेजेंट होता है। मजीद इसकी जो कैलकुलेशन है 1 over 1 minus r square whole square plus 2 into r into zeta factor whole square whole में अंडर रूट। तो हम इसको जो है वो डायनामिक डैम्प सिस्टम या डायनामिक मैग्निफिकेशन जो फैक्टर है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज हैं और ये आपके पास डायनामिक मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यूज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पीक एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास हर पीक एम्पलीट्यूड के लिए जो है वो अलग अलग वैल्यूज गिवन है। अगर हमारा रेशियो जो है वो 1 हो जाता है या 1 से इंक्रीज कर जाता है तो ये हमारी पॉइंट जो है बेसिकली जो है वो रेजोनेंस पॉइंट कहलाती है, और इसी के लिए हमारे पास जो है वो डायनामिक मैग्निफिकेशन फैक्टर है जिसको हम कंसीडर करते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस रीजन, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ साइड पे चला जाए। So now we have a design examples again. अब डिज़ाइन एग्जाम्पल्स जो है वो वाले हैं जिनके अंदर हमने डायनामिक लोडिंग को कंसीडर करना है, आइदर डायनामिक लोडिंग इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक लोडिंग, यानी कि रिपीटेडली लोडिंग है, टू एंड फ्रो मोशंस हैं, उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं और किस तरह से हमारे स्ट्रक्चर मेंबर्स को एनालाइज करते हैं अंडर द सीस्मिक क्राइटेरियाज। So now we have a simply supported beam which supports at its center a machine having a weight of 16,000 pound, कि एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर है, उस सिंपली सपोर्टेड मेंबर के ऊपर एक हैवी मशीन है जिसका अपना वजन जो है वो 16,000 पाउंड है।
द बीम इज मेड ऑफ 2 स्टैंडर्ड SA23 सेक्शंस, कि हमारा जो बीम है वो 2 स्टील के सेक्शंस का बना हुआ है SA23 का, विद अ क्लियर लेंथ या क्लियर स्पैन इज इक्वल टू 12 फीट, जो कि क्लियर स्पैन जो है वो 12 फीट का है, एंड हैविंग अ टोटल क्रॉस सेक्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, कि इन दोनों गर्डर्स का या दोनों बीम्स का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है SA23 सेक्शंस का, वो एक सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 64.2। अगर हम दोनों सेक्शंस कंसीडर करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 वी गॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज 128.4 इंच पावर 4। अब इस मशीन के अंदर एक मोटर लगा हुआ है, जिस मोटर की जो रेवोल्यूशंस हैं वो 300 RPM रेवोल्यूशंस हैं, 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, एंड इट्स रोटर, जो इसका मशीन का रोटर है, इज आउट ऑफ बैलेंस टू द एक्सटेंट ऑफ, अब ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, इसका जो रोटर है वो एक सर्टेन रेवोल्यूशंस पे मूव कर रहा है, और उसका जो वेट है वो 40 पाउंड है, एंड इसेंट्रिक डिस्टेंस जो है वो 10 इंचेस का जनरेट करता है। यानी कि मशीन जो है वो एक जगह पे फिक्स है, उसके सराउंडिंग जो एक रूटर वगैरह जो मूव कर रहा है वो सम केसेस के अंदर जो है वो एक सर्टेन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर उसका वेट लाई करता है। तो उस केस के अंदर उसका वेट जो है वो हमने 40 पाउंड कंसीडर किया, और इसेंट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द मशीन वो हमारे पास 10 इंचेस है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के अंदर हमारा जो एम्पलीट्यूड है, टोटल जो पीक वैल्यू है फॉर द एम्पलीट्यूड वो कितनी है, इफ द इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग फॉर द सिस्टम इज अज्यूम 10% ऑफ द क्रिटिकल, कि अगर हम क्रिटिकल डैम्पिंग का 10% एज द इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग कंसीडर करें तो उस केस के अंदर हमने एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, वो कितना आता है। अब ये हमारे पास ओवरऑल कंप्लीट जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी एग्जाम्पल की। अब हमने इसी एग्जाम्पल को हमने एज अ सिंपल डैम्प्ड ऑसिलेटर कंसीडर किया, कि दिस डायनामिक सिस्टम में बी मॉडल्ड बाय द डैम्प्ड ऑसिलेटर, द डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑफ द बीम विल बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद द लार्ज मास ऑफ द मशीन, के बीम का अपना जो वेट है वो इस मशीन के हैवियर वेट की वजह से हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मशीन का अपना वेट जो है बहुत ज़्यादा है। तो फिगर बिलो शोज द शिमेटिक डायग्राम्स फॉर द बीम मशीन सिस्टम एंड द अडॉप्टेड मॉडल, कि मशीन सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास, और ये हमने एक मॉडल कंसीडर किया कि मशीन सिस्टम के अंदर एक स्प्रिंग मास डैम्पर है और दूसरा जो है विस्कस डैम्पर है, जिसको हम K एंड C से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। ये ओवरऑल मशीन का जो सेंट्रॉइड मास है, ये ओवरऑल सेंट्रॉइड है मशीन का, और ये ओवरऑल मास ऑफ द मशीन है। ये आपके पास एक रूटर है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रोटेट कर रहा है, और इसका जो रेवोल्यूशंस है वो 300 रेवोल्यूशंस पर सेकंड है, पर मिनट है सॉरी, और इसका जो मास है उसको हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं m डैश से। m डैश से मास रिप्रेजेंट हो रहा है फॉर द रूटर, और n से रिप्रेजेंट हो रहा है ओवरऑल वेट ऑफ द ओवरऑल मास ऑफ द मशीन। और यहाँ पे हमारे पास जो एक सर्टेन एंगल डेवलप हो रही है, वो एंगल बेसिकली हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ ओमेगा बार, या आपका जो है वो फोर्स्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली इनटू विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। और ये हमारे पास जो है वो इसेंट्रिक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड से लेके मास ऑफ द मूविंग बॉडी तक जो डिस्टेंस है वो आपका इसेंट्रिक डिस्टेंस है। अब इसी डायग्राम को हमने जब फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर कन्वर्ट किया, वी आर कंसीडरिंग हियर एज अ के यू विद रिस्पेक्ट टू यू, हमारे पास जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, सी यू, सी आपका जो है वो कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू द विस्कस डैम्पर, और m जो है वो हमारे पास टोटल मास है m माइनस m डैश विद रिस्पेक्ट टू u डबल डैश। उसके बाद जो आपका m डैश है वो रोटेटिंग बॉडी का मास है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू द u डबल डैश 1 हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल जनरली एक शिमेटिक डायग्राम थी, जिसके अंदर हमने किस तरह से मेंबर्स को रिप्रेजेंट कराना है। नाउ कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास द फोर्स एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, के हम लास्ट एग्जांपल के अंदर भी ऐसा डिस्कस कराए थे कि सिंपली सपोर्टेड केस के अंदर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो सेंट्रॉइड के ऊपर एक डिफ्लेक्शन जनरेट होती है, जिसको हम कंसीडर करते हैं डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू PL³/48 EI। और हमारे पास जो K फैक्टर था वो था फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट या फोर्स ओवर डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे K फैक्टर हमारा फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट या लोड ओवर डिफ्लेक्शन जब आप पुट करते हैं तो डिफ्लेक्शन हमारे पास था PL³/48 EI। तो यहाँ पे K की वैल्यू जो है वो अगेन 48 EI/L³ बच जाती है, या आप वैल्यूज को पुट करते हैं। तो K की वैल्यू हमने निकालने के लिए, स्टिफनेस कोफिशिएंट निकालने के लिए 48 EI/L³ हमने वैल्यू कंसीडर की। 48 इज द कांस्टेंट फैक्टर। E ऑफ द स्टील सेक्शन हमारे पास 30 × 10⁻⁶ जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्टील की। I जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 to 8, एक मेंबर का जो है वो अराउंड 64.2 था, हमने दो मेंबर्स का कंसीडर किया 128.4 डिवाइड बाय L³ लेंथ ऑफ द मेंबर जो है वो 12 फीट थी हमारे पास।
लेंथ ऑफ द मेंबर वी हैव अ 12 फीट, तो 12 इंटू 12 यानी कि इंच के अंदर कन्वर्जन की, तो क्यूब था हमारे पास, उसको हमने जो है वो क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। के फैक्टर जो स्टिफनेस कोफिशिएंट आ गया वो 61,920 पाउंड पर इंच आ गया। So the natural frequency of the system neglect the mass of the beam is कि omega is representing the natural frequency जो कि हमारे पास आ गई k over m, हमने वैल्यूज को पुट किया, m again is equals to weight over acceleration due to gravity, k की वैल्यू 61,920 थी, डिवाइड बाय वेट 16,000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 386, ओमेगा वी गॉट 38.65 रेडियंस पर सेकेंड। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम तो आ गई, अब हम फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। अब फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ पे फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है बॉडी के अंदर, जो कि इस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से जनरेट हो रहा है। तो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 300 रेवोल्यूशंस है पर मिनट के, उसको हमने 60 से डिवाइड कर लिया, 300 डिवाइड बाय 60 जो कि हमारे पास रेवोल्यूशंस पर सेकंड आ गए, इनटू 2 पाई हमारे पास फोर्स फ्रीक्वेंसी के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। असल में फार्मूला जो है वो 2 पाई इंटू आरपीएम, यानी कि हमारे पास जो रेवोल्यूशंस पर मिनट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 60 इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो फोर्स फ्रीक्वेंसी वी गॉट 31.41 रेडियंस पर सेकेंड। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी रेशियो इज इक्वल्स टू फोर्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय अनडैम्प्ड जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 38.65 थी, फोर्स फ्रीक्वेंसी 31.41, हमने डिवाइड किया, रेशियो जो है वो हमारे पास 0.813 आ गया फ्रीक्वेंसी रेशियो। So the equation of motion for the damped oscillator excited harmonically by a force of amplitude is कि अब हम harmonically force हमारा जो है वो move कर रहा है, या उसके लिए जो equation of motion है for the damped oscillator is equals to force F naught, force of amplitude is equals to m dash basically is the rotating body, जिसकी वजह से हम initial force calculate कर रहे हैं। तो m डैश इज द रोटेटिंग बॉडी या रोटर जिसका वजन जो है वो 40 पाउंड है, इनटू द इसेंट्रिक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड एंड ओमेगा बार स्क्वायर बेसिकली इज द फोर्स फ्रीक्वेंसी जो कि इसी मास की वजह से जनरेट हो रही है। तो इनिशियल फोर्स ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 40 mass of the rotating body, amplitude we have at 10 inches and omega bar we have 31.41 square। तो initial force of amplitude we got harmonically जो force generate हुआ वो 1022 pound generate हुआ। So therefore the amplitude of the steady state response के अंदर जो amplitude generate हो रहा है that amplitude basically is equals to u से हम represent कराते हैं amplitude of steady state resulting the motion, u is equals to f naught over k whole divided by under root 1 minus r square whole square plus 2r into damping ratio whole square। सो जब हम f नॉट की वैल्यू हमारे पास 1022 थी, k की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी 61,920 थी हमारे पास, k की वैल्यू 61,920 आ गई। रेशो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी रेशो हमारे पास कितना था 0.813, फ्रीक्वेंसी रेशो 0.813 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर 0.183 अगेन, एंड डैम्पिंग रेशियो जो है वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था 10% था, 10% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग। तो 10% हमने जब यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है वो u की वैल्यू आ गई, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट रिजल्टिंग मोशन इज इक्वल्स टू 0.044 इंचेस। अब जब स्टेडी स्टेट फ्लो यानी कि ट्रांजिएंट के बाद स्टेडी स्टेट जो फ्लो जनरेट होता है, कांस्टेंट जो वेव्स जनरेट होती हैं उसके अंदर जो ऑलमोस्ट एवरेज जो आपकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है वो आपकी 0.044 इंचेस होती है। अब इसी तरह का हमारे पास एक और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल वी हैव द स्टील फ्रेम एज शोन इन फिगर बिलो। ये हमारे पास एक स्टील फ्रेम है जिसके ऊपर जो वेट है वो 15 किप्स का है। फिगर बिलो सपोर्ट्स अ रोटेटिंग मशीन, एक रोटेटिंग मशीन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है दैट एक्सर्ट्स अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एट द गर्डर, कि ओवरऑल जो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इस गर्डर के ऊपर एक्ट कर रहा है वो हमारे पास फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 200 sin 5.3 इंटू टी पाउंड। तो हमारे पास जो इनिशियल फोर्स एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली गर्डर के ऊपर वो हमारे पास क्या वैल्यू है 200 इज एफ नॉट साइन 5.3 इज ओमेगा बार जो कि हमारी फोर्स फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड जो है वो टी है, पाउंड के अंदर एक्ट कर रहा है। अज्यूमिंग 5% ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो हमारे पास 5% है। डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कि स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हमने कैलकुलेट करना है। सेकंड केस के अंदर वी हैव टू डिटरमाइन द मैक्सिमम डायनामिक स्ट्रेस इन द कॉलम्स, कि कॉलम्स के अंदर मैक्सिमम डायनामिक स्ट्रेस कितनी जनरेट होती है और कॉलम कितना मैक्सिमम स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है।
अज्यूम द गर्डर इज रिजिड, कि हम इस गर्डर को एज अ रिजिड ट्रीट कर रहे हैं। मेंबर जिस स्टील से बने हुए सेक्शन से वो W8/20 सेक्शंस हैं। हाइट ऑफ द कॉलम जो है वो हमारे पास L = 15 फीट है, और जो हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है। अब इस सेक्शन के अंदर हम कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट द टॉप ऑफ पिन सपोर्टेड कॉलम्स रिक्वायर्ड अ फोर्स इक्वल्स टू 3EI/L3, कि जिस तरह से हमने पीछे स्टिफनेस के लिए फार्मूला यूज किया था कि स्टिफनेस इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन फोर्स डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन, और फोर्स की वैल्यू या लोड की जो वैल्यू थी या डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू थी वो PL3/48 EI थी, उससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हमें इस फ्रेम के लिए जो वैल्यू गिवन है वो 3EI/L3 की गिवन है, क्योंकि कॉलम जो है वो पिन्ड है एट द टॉप सरफेस एंड